नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप कुमार आपका हार्दिक स्वागत है और अभिनंदन करता हूं आपके अपने YouTube चैनल बायोलॉजी जीके क्लासेज में। पिछले वीडियो में हमने ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को कंप्लीट देख लिया था। आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि श्वसन तंत्र। रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि श्वसन तंत्र के विषय में आज इस वीडियो के अंदर डिटेल से अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे श्वसन तंत्र आवश्यक क्यों है और श्वसन तंत्र में होता क्या है। इन सभी के विषय में आज इस वीडियो के अंतर्गत देखेंगे, क्योंकि ये हमारे श्वसन तंत्र का इंट्रोडक्शन पार्ट ही होगा, जिसके अंतर्गत हम श्वसन तंत्र क्यों होता है, इसके अलावा इसकी जो स्ट्रक्चर होती है श्वसन तंत्र की वो किस प्रकार से होती है, उन सभी के विषय में हम देखेंगे। यह वीडियो 10th क्लास, 12th क्लास, रीट, नीट और जितने भी कंपटीशन एग्जाम है उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप मेरे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यानपूर्वक देखिए, और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि श्वसन तंत्र। रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी श्वसन तंत्र। तो हमने पीछे डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा था, तब भी हमने बात की कि जो ह्यूमन होता है, ये मान लीजिए जो मनुष्य होता है, ये जो बीच वाला भाग होता है, ये वाला, ये क्या होता है, ये कहलाता है सीलोमिक गुहा। सीलोमिक गुहा कहलाती है। इसी क्या होता है, खोखला होता है, इसके अंदर बहुत सारे जो हमारे ऑर्गन्स होते हैं वो सभी इसी के अंदर पाए जाते हैं। इसके मध्य में क्या होता है, एक पेशी अंग पाया जाता है, जो पेशी पाई जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, डायफ्राम कहते हैं। ये क्या करती है, इस जो सीलोमिक गुहा है इसे दो भागों में बांटती है। ऊपर वाली गुहा कहलाती है वक्ष गुहा यानी कि थोरेसिक कैविटी, और नीचे वाली गुहा कहलाती है एब्डोमिनल कैविटी यानी कि उदर गुहा। और इसके नीचे यहाँ पे जो होती है ये श्रोणि गुहा होती है। इनके विषय में हमने पीछे देख लिया था। अब हमें बात क्या करनी है, यहाँ पे क्या होता है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाता है, यानी कि उदर गुहा में आपका डाइजेस्टिव सिस्टम उपस्थित होता है। ये जो वक्ष गुहा होती है, यहाँ पे हमारा जो श्वसन तंत्र है वो पाया जाता है। यानी कि श्वसन तंत्र कहाँ उपस्थित होता है, तो वक्ष गुहा में श्वसन तंत्र पाया जाता है, जो कि जो हमारा हार्ट होता है वो यहाँ पे होता है। तो हार्ट के दोनों ओर दो फेफड़ों के रूप में उपस्थित होता है। तो ऐसा क्वेश्चन भी बहुत बार बन जाता है कि जो मनुष्य के अंदर श्वसन तंत्र होता है वो कहाँ पाया जाता है, तो ये वक्ष गुहा में उपस्थित होता है। अब हम जानते हैं कि जो हमारा शरीर होता है वो क्या होता है, बहुत सारी छोटी छोटी सूक्ष्म कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। यानी कि हम ये भी कह सकते हैं कि हमारे शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या कहलाती है, कोशिका कहलाती है। ये मान लीजिए हमारी सेल्स हो गई, कोशिका हो गई। देखो, डाइजेस्टिव सिस्टम के द्वारा हमने ग्लूकोज प्राप्त किया था, यानी कि जो ऊर्जा के सोर्स होते हैं। कहने का मतलब ये है कि कोई भी कार्य जो हम करते हैं हमारे शरीर के अंदर, कोई भी कार्य जो कोशिका करती है, तो कोशिका को क्या है, ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। तो ऊर्जा वो किस प्रकार से हमें प्राप्त होती है, सभी एक्टिविटीज करने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो ऊर्जा हमें किस प्रकार से प्राप्त होती है वो एक बार देख लेते हैं। तो हमने ऊर्जा के सोर्स के विषय में देख लिया था कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसके द्वारा जो ऊर्जा के सोर्स जैसे एमिनो एसिड है, ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, ये सभी कहाँ आ जाते हैं, आपके ब्लड वेसल्स में आ जाते हैं। ये हो गई ब्लड वेसल्स यानी कि रुधिर वाहिनी। अवशोषण की क्रिया द्वारा जो ग्लूकोज होता है वो कहाँ आ जाता है, ब्लड वेसल्स में आ जाता है, और यहाँ से ग्लूकोज है वो जो सेल्स होती है हमारे शरीर की वो ग्रहण कर लेती है। ये हमें ग्लूकोज प्राप्त हो गया। तो हम सब जानते हैं कि एनर्जी प्राप्त करने के लिए हमें क्या होता है कि किसी भी वस्तु को या किसी भी चीज को हमें जलाना पड़ता है, बर्निंग करनी पड़ती है। और बर्निंग के लिए हमें क्या होता है, ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है। कोई भी वस्तु को जब हम जलाते हैं तो ऑक्सीजन के बिना हमें उसे नहीं जला सकते, इसलिए हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है।
और एक चीज ये कि हमारे शरीर में जो ऊर्जा होती है वो प्रकाश ऊर्जा या उष्मा ऊर्जा इन सभी के रूप में हमें प्राप्त नहीं होती। हमें ऊर्जा जो होती है सामान्यतः रासायनिक ऊर्जा के रूप में प्राप्त होती है, जो कि अभी हम बात करेंगे किस रूप में प्राप्त होती है। तो किसी भी वस्तु को ऊर्जा प्राप्त करने के लिए हमें जलाना पड़ता है, और जलाने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है। तो ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ेगी, तो इसे हम जलाने के लिए क्या करेंगे? ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन प्राप्त कैसे होती है? देखिए, जो आपके जो फेफड़े होते हैं, ये फेफड़े हो गए, तो इसमें बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन है वो इसके अंदर फेफड़ों में आती है, और फेफड़ों से ये कहां चली जाती है? ऑक्सीजन ब्लड में चली जाती है, और यहां से ऑक्सीजन कोशिका है वो प्राप्त कर लेती है, और इस ऑक्सीजन को क्या करते हैं? ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन के द्वारा काम में ले लेते हैं, और ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है जिसके फलस्वरूप यहाँ पे एटीपी का निर्माण होता है, और साथ में ये CO2 गैस निकलती है। यानी कि कोई भी वस्तु हम जलाते हैं ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, तो साथ में CO2 गैस तो जरूर मुक्त होती है, और CO2 गैस जो होती है हमारे शरीर के लिए क्या होती है? हानिकारक होती है। तो इसे यहां से ब्लड के अंदर डाल दिया जाता है, और ब्लड से ये फेफड़ों में चली जाती है, यानी कि श्वसन तंत्र में चली जाती है, और श्वसन तंत्र से फिर इसे बाहर निकाल दिया जाता है, और जो हमें ऊर्जा प्राप्त होती है वो हमें प्राप्त हो जाती है एटीपी के रूप में, जो कि एक रासायनिक ऊर्जा होती है, और इसी का उपयोग करते हैं हम। जो विभिन्न एक्टिविटीज होती हैं हमारे शरीर के द्वारा जो होती है उनमें काम में ले ली जाती है, और इसी कारण से इसी कोशिका की मुद्रा भी कहते हैं। कोशिका की मुद्रा भी कहा जाता है इसे, एटीपी को। बहुत बार क्वेश्चन आए एग्जाम में, कोशिका की मुद्रा किसे कहते हैं? तो एटीपी को कहते हैं। तो इस प्रकार से ऑक्सीजन है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम के द्वारा अंदर प्रवेश की, और ब्लड के द्वारा फिर कोशिकाओं को प्राप्त होगी, और फिर यहाँ से जो CO2 जो अपशिष्ट गैस होती है यहाँ से ब्लड में जाती है, और ब्लड से कहां चली जाती है? फेफड़ों के द्वारा बाहर निकाल दी जाती है। तो इसका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है इसका जो मुख्य फंक्शन होता है वो क्या हो गया यहाँ पे? यानी कि ऑक्सीजन गैस है हमारे शरीर के लिए उपलब्ध करवाती है, और जो एटीपी प्राप्त होने के बाद जो CO2 गैस बनती है उसे हमारे शरीर से बाहर निकालती है। यानी कि जो ऑक्सीजन और CO2 के आदान प्रदान के लिए कौन सा कार्य करता है? कौन सा तंत्र कार्य करता है? श्वसन तंत्र कार्य करता है। तो ये तो हमारा जो मुख्य जो फंक्शन होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम का, जो कार्य होता है वो होता है कि ऑक्सीजन को उपलब्ध करवाना और CO2 को बाहर निकालना। ये कार्य आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है उसकी संरचना किस प्रकार से होती है। तो उस संरचना की हम बात कर लेते हैं। यहाँ जो छिद्र होते हैं जो कि जोड़े के रूप में होते हैं इन्हें कहते हैं हम नासाद्वार। नासाद्वार या इसे नोस्ट्रिल भी कहा जाता है। नोस्ट्रिल भी, नासाद्वार या नोस्ट्रिल भी कहते हैं इसे। जोड़े के रूप में होते हैं, यानी कि दो छिद्र होते हैं, बाह्य रूप में आप देख सकते हैं इन्हें। और इसके बाद में बात करें तो ये यहां से आगे जो नासा गुहा होती है यानी कि नेजल कैविटी, उसमें खुलता है नासा गुहा। नासा गुहा में खुलता है, यानी कि वायु होती है वो नासा द्वार के माध्यम से नासा गुहा में जाती है। और यहां से जो आपका मुख होता है ये भी क्या होता है? आगे माउथ कैविटी में खुलता है, और ये दोनों आगे जाकर के एक ही ऑर्गन में खुल जाती हैं। और ये होता है फेरिंक्स, जो कि हमने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा था तो उस समय भी बात की थी कि जो फेरिंक्स होता है, जो गर्सनी होती है, ये श्वसन तंत्र और पाचन तंत्र की मुख्य यानी कि मुख्य भाग होता है, या जो कॉमन मार्ग होता है, यानी कि दोनों में ये पार्टिसिपेट करता है। अगर वायु यहाँ से नासाद्वार के माध्यम से नासा गुहा से होती हुई आएगी तो फेरिंक्स में जाएगी। अगर भोजन जो हम ग्रहण करते हैं वो भी कहाँ जाएगा? माउथ कैविटी के माध्यम से फेरिंक्स में जाएगा। यानी कि कॉमन मार्ग होता है गर्सनी या फेरिंक्स। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इसमें नासा गुहा के सामने जो फेरिंक्स का भाग होता है ये कहलाता है नेजोफेरिंक्स, और माउथ कैविटी के सामने जो फेरिंक्स का भाग होता है उसे कहते हैं हम ओरोफेरिंक्स। और
और इसके नीचे वाला जो भाग होता है फेरिंग्स का, इसे कहते हैं लेरिंजोफेरिंग्स। और ये तीनों किसके भाग होते हैं? ये फेरिंग्स के भाग होते हैं। फेरिंग्स यानी कि गर्सनी के भाग होते हैं। अब आगे हम बात करते हैं कि आगे क्या होता है। जो फेरिंग्स होती है ये दो भागों में बट जाती है, जो कि हमने पीछे भी बात की थी। एक भाग होता है जो पीछे की तरह चला जाता है और पीछे किसमें जाके खुल जाता है, जो हमारी फूड पाइप होती है यानी कि गर्शिका के अंदर जाकर के खुल जाता है। आगे वाला भाग होता है, ये क्या होता है, ये जाकर के खुलता है जो लेरिंग्स होता है उसके अंदर। ये होता है लेरिंग्स। इसे हम क्या कहते हैं? वॉइस बॉक्स भी कहते हैं और इसे ही हम कंठ कहते हैं। वॉइस बॉक्स इसलिए कहते हैं क्योंकि आवाज उत्पन्न करने का कार्य यही करता है। हिंदी में बात करें तो इसे ध्वनि उत्पादक यंत्र भी कहते हैं। ध्वनि उत्पादक यंत्र भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में ये भी लिखा हुआ मिल जाता है कि वॉइस बॉक्स हम किसे कहते हैं, तो लेरिंग्स को कहा जाता है। या फिर ध्वनि उत्पादक यंत्र मनुष्य में किसे कहा जाता है, तो लेरिंग्स को कहा जाता है। अब आगे देखो, इसके ऊपर यहाँ पे क्या होता है कि एक छिद्र पाया जाता है, जो यहाँ पे द्वार होता है। यानी कि जो फेरिंग्स होता है, जिसके फेरिंग्स जिस छिद्र के माध्यम से लेरिंग्स में खुलती है, उस छिद्र को कहते हैं हम घाटी द्वार। घाटी द्वार, और इसे इंग्लिश में कहते हैं हम ग्लोटिस। घाटी द्वार या ग्लोटिस। और इसके ऊपर क्या होता है, एक ढक्कन पाया जाता है। इसके ऊपर इसको ढकने के लिए एक ढक्कन पाया जाता है। इस ढक्कन को हम कहते हैं एपिग्लोटिस या घाटी ढक्कन। एपिग्लोटिस या घाटी ढक्कन इसे कहा जाता है। यानी कि फेरिंग्स होती है, आगे जाकर के दो भागों में बढ़ जाती है। एक भाग पीछे की ओर जो गर्शिका में जाकर के खुल जाता है, आगे की ओर जो भाग होता है वो खुलता है लेरिंग्स में आके, यानी कि वॉइस बॉक्स में आकर के खुल जाता है। जहां पर ये खुलता है वहां पे जो घाटी द्वार के माध्यम से खुलता है। घाटी द्वार पर क्या होता है, एक ढक्कन पाया जाता है जिसे हम एपिग्लोटिस या घाटी ढक्कन भी कहते हैं। ये काम क्या करता है कि जब हम सामान्यतः भोजन करते हैं तो इस नली को ये बंद कर देता है, जिसके कारण से भोजन हमारी श्वास नली में न जा पाए। तो इस प्रकार से ये कार्य करता है। इसकी जो संरचना देखें तो इसमें मुख्य रूप से 4 प्रकार की अस्थियां पाई जाती है। तो इसकी संरचना देख लेते हैं एक बार, फिर हम आगे देखेंगे। ये संरचना होती है सामान्यतः। इसकी जो ऊपर वाली होती है ये तो कहलाती है थायराइड। ये तो थायराइड कहलाती है। और ये होती है एपिग्लोटिस। ये एपिग्लोटिस होती है। और ये वाली जो होती है ये होती है एरिटिनोइड। इसे क्या कहते हैं, एरिटिनोइड कहते हैं। और ये जो अस्थि होती है ये यहाँ पे जुड़ी रहती है और इसे कहते हैं क्रीकोइड। ये 4 अस्थियां उसमें उपस्थित होती है। और ये होती है ट्रेकियल रिंग्स। ट्रेकियल रिंग्स होती है, यानी कि ये क्या होती है, सी आकार की उपास्थियों की बनी हुई वलय होती हैं, जो कि पूरी हमारी जो आगे हम पढ़ेंगे श्वसन नली यानी कि ट्रेकिया उसमें पाई जाती हैं, वो इसमें पाई जाती हैं। ये सामान्यतः संरचना होती है। और इसके मध्य में क्या होते हैं, यहाँ पे कुछ रज्जु पाए जाते हैं। और ये भी 2 प्रकार के होते हैं। ये पहले वाले हैं, इन्हें हम कहते हैं एंटीरियर वोकल कॉर्ड। एंटीरियर वोकल कॉर्ड कहते हैं। और इन्हें कहते हैं पोस्टीरियर वोकल कॉर्ड। पोस्टीरियर वोकल कॉर्ड। ये सामान्यतः संरचना होती है लेरिंग्स की। तो इसको आप अच्छे से देख ले, बहुत बार कम जो बोर्ड के एग्जाम में उसमें भी पूछ ली जाती है।
और इसके अलावा जो कंपटीशन एग्जाम है उसमें भी इनके बारे में पूछ लिया जाता है। तो इसमें एक बार देख लेते हैं कि थायराइड ग्रंथि होती है ऊपर की ओर, और पीछे ये वाला एपिग्लोटिस होता है, तो जहाँ पे ढक्कन की हमने बात की थी, ये एपिग्लोटिस होता है। ये एरिटिनॉइड होती है, क्रिकोइडोगर, यहाँ पे जो रिंग होती है ये पाई जाती है, वलय पाई जाती है उपास्थि की बनी, और बीच में ये धागेनुमा संरचना होती है, जिसे हम ऊपर वाला जो होता है एंटीरियर वोकल कॉर्ड कहलाता है, और जो नीचे वाला पोस्टीरियर वोकल कॉर्ड कहलाता है। ये वाला जो होता है ये क्या होता है, आभासी होता है, इनसे आवाज उत्पन्न नहीं होती है, जबकि आवाज उत्पन्न करने का कार्य ये करता है पोस्टीरियर वोकल कॉर्ड। क्योंकि जब हम वायु बाहर निकालते हैं तो इन जो रज्जु होते हैं इनमें क्या होता है कि कुछ कंपन उत्पन्न होता है, उस कंपन उत्पन्न होने के कारण ये क्या करते हैं, आवाज उत्पन्न करते हैं। इसी कारण से हम इसे लेरिंग्स को क्या कहते हैं, ध्वनि उत्पादक यंत्र कहा जाता है, यानी कि ध्वनि उत्पन्न करने का कार्य कौन करता है, लेरिंग्स करता है। ये संरचना आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं इसके आगे की। ये हो गई ट्रेकिया, या इसे हम वाइंड पाइप भी कहते हैं, या श्वास नली भी कहा जाता है, इसे श्वास नली भी कहा जाता है। और इसके ऊपर क्या होते हैं, इसके ऊपर बहुत सारे रिंग्स पाए जाते हैं। ये सी आकार की रिंग्स होती हैं, सी आकार के, सी शेप, सी आकार के वलय होते हैं। और ये वलय बने किसके होते हैं, तो हाइलिन कार्टिलेज होती है। इस कार्टिलेज के बने हुए ये सी आकार के वलय होते हैं, और ये पूरे में ही पाए जाते हैं। अब आगे हम बात करते हैं, ये आगे जाकर क्या होती है, दो भागों में बंट जाती है। ये हो गए फेफड़े या दायां फेफड़ा, और ये हो गया बायां फेफड़ा। के बाद इन नलिकाओं को हम क्या कहते हैं, इसे कहते हैं प्राइमरी ब्रोंकाई, या हिंदी में कहते हैं प्राथमिक श्वसनी। हिंदी में क्या कहते हैं, प्राथमिक श्वसनी या प्राइमरी ब्रोंकाई। इसके ऊपर भी क्या होते हैं, ये रिंग्स पाए जाते हैं, जो सी आकार की वलय होते हैं, ये उपस्थित होते हैं। अब आगे जाकर के फिर से दो भागों में बंट जाती हैं, फिर से दो भागों में बंट जाती हैं, और इसे हम कहते हैं सेकेंडरी ब्रोंकाई। सेकेंडरी ब्रोंकाई कहते हैं, यानी कि द्वितीयक श्वसनी कहा जाता है इसे। ये फिर आगे जाकर के फिर दो भागों में बंट जाती है, और इसे हम कहते हैं टर्सरी ब्रोंकाई, या इसे हम कहते हैं तृतीयक श्वसनी कहा जाता है इसे। और फिर ये आगे जाकर के फिर से क्या होती है, यहाँ पे इस पे ना ये सी आकार की वलय इस पे भी उपस्थित होते हैं, इस पूरे पे ही पाए जाते हैं। अब आगे जाकर के फिर से ये दो भागों में बंट जाती है। ये कहलाती है, यहां पे लिख देते हैं, इनिशियल ब्रोंक्यूल्स। इनिशियल ब्रोंक्यूल्स कहते हैं इसे। और इसकी फिर से क्या होते हैं, दो भागों में बढ़ जाती है ये इस प्रकार से, और इसे क्या कहते हैं हम टर्मिनल, या आगे बहुत सारे भागों में बढ़ती है, फिर अंत में जो बनती है वो कहती है टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स कहा जाता है। और अंत तक क्या हो जाती है, ये आगे एक भाग और बनता है छोटा सा, और इसके बाद में एक सेक लाइक स्ट्रक्चर होती है, उसमें जुड़ जाती है ये।
सभी इसी प्रकार से इसमें होती है। तो यानी कि क्या होता है, ये स्ट्रक्चर में दोबारा से फिर से बना दूंगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि इसमें क्या होता है जगह कम है तो इसमें ये आगे आपको समझ में नहीं आएगा इतना। तो ये वाली जो यहाँ पे जो टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स है या जो अंतस्थ श्वसनिकाएं हैं, इसके आगे का जो भाग होता है ये कहलाता है एल्वियोलर डक्ट। एल्वियोलर डक्ट कहलाती है। और अंत में ये जो थैलेनुमा गुब्बारेनुमा संरचना बनी होती है ये होते हैं एल्वियोलाई। इसे एल्वियोलाई कहते हैं या एल्वियोलस कहते हैं। बहुवचन एल्वियोलाई हो जाएगा और एकवचन एल्वियोलस हो गया। सामान्य संरचना ये होती है। और ये जो रिंग होती है ये कहाँ तक पाए जाते हैं, ये इनिशियल जो ब्रोंकाई है यहां तक उपस्थित होते हैं। इनिशियल ब्रोंक्यूलस है यहां तक उपस्थित होते हैं, जो सी शेप्ड वलय होते हैं कार्टिलेज के बने हुए। सामान्यतः ये संरचना पाई जाती है। एक बार फिर से हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने बात की थी कि जो नासा द्वारा इसके माध्यम से क्या होती है, वायु अंदर प्रवेश करती है नासा द्वारा या नोस्ट्रिल के द्वारा। ये जोड़े में होती है, दो पाए जाते हैं। इसके बाद में नासा गुहा होती है यानी कि नेजल कैविटी। तो नेजल कैविटी कुछ विशेषताएं होती है, जैसे इसमें रोम पाए जाते हैं। ये रोम क्या करते हैं, वायु को छानने का कार्य करते हैं। वायु को छानने का कार्य करते हैं, यानी कि जो एक्स्ट्रा बैक्टीरिया या जो सूक्ष्म कण होते हैं उनको यहीं पर छान करके रोमों के द्वारा क्या करते हैं, वहीं पे रोक लिया जाता है। इसके अलावा इसमें नासा गुहा में एक स्निडेरियन उपकला पाई जाती है। स्निडेरियन उपकला कोशिकाएं पाई जाती हैं। और ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया है कि स्निडेरियन उपकला कहाँ पाई जाती है। ये करती क्या है, ये कुछ संवेदी प्रकार की होती है। कुछ कोशिकाएं तो संवेदी होती है जो क्या करती है, गंध को अंदर ग्रहण करने का गंध को पहचान करने का कार्य करती है स्निडेरियन उपकला। और इसी में कुछ श्लेष्मा कोशिकाएं पाई जाती हैं जो क्या करती हैं, वायु को नम और गर्म बनाने का कार्य करती हैं। वायु को क्या करती है, नम व गर्म बनाने का कार्य करती हैं स्निडेरियन उपकला। एक बार दोबारा से बता देता हूं मैं कि रोम तो होती है वो तो वायु को छानने का कार्य करती है, जबकि स्निडेरियन उपकला होती है ये क्या करती है, कुछ संवेदी कोशिकाएं उपस्थित होती हैं जो वायु को ग्रहण करती है, उसमें जो गंध होती है उसका पता लगाती हैं। और इसके अलावा इसमें श्लेष्मा कोशिकाएं पाई जाती हैं जो क्या करती हैं, वायु को नम व गर्म रखती है। इसके बाद में जो नासा गुहा होती है ये जाकर के कहाँ खुलती है, नेसोफेरिंक्स में खुल जाती है। नेजोफेरिंक्स में, नेजोफेरिंक्स में खुल जाती है। और जो मुख गुहा होती है ओरोफेरिंक्स में खुलती है। ये फिर आगे जाकर के लेरिंजोफेरिंक्स में खुल जाती है। तीनों ही फेरिंक्स के भाग होते हैं, गर्सनी के भाग होते हैं। लेरिंजोफेरिंक्स है ये आगे जाकर के किस में खुलती है, लेरिंग्स में खुलती है। और लेरिंग्स है उसकी संरचना हमने देखी थी कि इसमें 4 प्रकार की अस्थियां होती हैं। एक तो थायराइड हो गई, उसके बाद में एपिग्लोटिस, एपिग्लोटिस के बाद में क्रिकोइड और फिर एरिटेनोइड, ये 4 होती हैं। इसमें वोकल रज्जु पाए जाते हैं। वोकल रज्जु में जो एंटीरियर होते हैं वो आभासी होते हैं, पोस्टीरियर होते हैं वो कार्यशील होते हैं, वास्तविक होते हैं जो आवाज उत्पन्न करने का कार्य करते हैं। क्योंकि जब हम वायु बाहर छोड़ते हैं तो उसमें इन रज्जुओं में क्या होता है, कंपन उत्पन्न होता है, उस कंपन से आवाज उत्पन्न होती है। इसी कारण से इसे हम क्या कहते हैं, वॉइस बॉक्स कहते हैं, ध्वनि उत्पादक यंत्र कहते हैं। और जब फेरिंग्स होती है ध्वनि उत्पादक यंत्र यानी कि लेरिंग्स में जहां पर खुलती है वहां पर जो छिद्र पाया जाता है उसे घाटी द्वार या ग्लोटिस कहते हैं। घाटी द्वार या ग्लोटिस कहा जाता है। और इसके ऊपर क्या होता है, एक ढक्कन पाया जाता है। जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो इस नलिका को बंद करने का कार्य करता है, उस ढक्कन को कहते हैं एपिग्लोटिस या घाटी ढक्कन। तो इसके माध्यम से वायु प्रवेश कर जाती है लेरिंग्स में और लेरिंग्स से चली जाती है फिर ट्रेकिया में या श्वास नली में। श्वास नली की बात करें तो श्वास नली में क्या होती है, बहुत सारे सी आकार के वलय पाए जाते हैं जो हाइलिन कार्टिलेज के बने होते हैं और ये आगे पूरे में उपस्थित होते हैं। ट्रेकिया जो श्वास नली होती है ये आगे जाकर के 2 भागों में बढ़ जाती है और जो दाई जो प्राइमरी ब्रोंक्यूल्स में बढ़ जाती है। दाई जो प्राइमरी ब्रोंक्यूल्स है वो जाती है दाएं फेफड़े में और जो बाएं तरफ होती है वो बाएं फेफड़े में चली जाती है। ट्रेकिया यानी कि श्वास नली है आगे जाकर के 2 भागों में बढ़ जाती है। तो एक तो चला जाता है हमारे दाएं फेफड़े में और एक चली जाती है हमारे बाएं फेफड़े में। और जो 2 भागों में बढ़ती है ये क्या कहलाती है, प्राइमरी ब्रोंकाई या प्राथमिक श्वसनी कहलाती हैं। ये प्राथमिक श्वसनी आगे फेफड़े में प्रवेश करने के बाद फिर से क्या होती है 2 भागों में बढ़ जाती है और ये कहलाती है फिर सेकेंडरी ब्रोंकाई या द्वितीयक श्वसनी।
ये फिर आगे जाकर के फिर से बढ़ जाती है, तो इसे बोलते हैं हम टर्सरी ब्रोंकाई या तृतीयक श्वसनी। और ये आगे जाकर के फिर बढ़ती है इनिशियल ब्रोंक्यूलस में, यानी कि प्राथमिक या प्रारंभिक श्वसनिकाओं में बढ़ जाती है। प्रारंभिक श्वसनिकाओं तक जो सियाकार की वलय होते हैं, छल्ले होते हैं, वो पाए जाते हैं, इसके आगे नहीं पाए जाते हैं। फिर ये आगे फिर लगातार विभाजित हो जाती है और अंत में ये टर्मिनल ब्रोंक्यूलस में बढ़ जाती है, यानी कि अंतस्थ श्वसनिकाओं में बढ़ जाती है। और इसके बाद में आगे ये ओपन होती है एल्वियोलर डक्ट में, यानी कि वायु कुपिका वाहिनी होती है, उसमें जाकर के खुल जाती है। वायु कुपिका वाहिनी है, इससे आगे क्या होती है, कुछ गुब्बारेनुमा संरचनाएं लटकी रहती हैं इस प्रकार से। और इन गुब्बारेनुमा संरचना को हम एल्वियोलाई या एकवचन जो होता है, एक को हम क्या कहते हैं, एल्वियोलस कहते हैं। इस प्रकार की संरचना हमें देखने को मिलती है जो श्वसन तंत्र होता है उस पे। चित्र कंप्लीट आपको याद हो गया तो आपकी कोई दिक्कत नहीं है, आपकी पूरा श्वसन तंत्र समझ लो याद हो गया है। इसके बाद में हम नेक्स्ट बात करते हैं, होती है जो वायु कुपिका होती है या वायु कोश जिसे बोलते हैं, वायु कुपिका। तो इसकी संरचना और देख लेते हैं एक बार कि इसकी संरचना किस प्रकार से होती है। देखो ये होता है इस प्रकार से, ये गुब्बारेनुमा संरचना लटकी रहती है इस प्रकार से, गुब्बारेनुमा संरचना लटकी रहती है। ये बहुत सारे होते हैं और यहाँ पे पाई जाती है ब्लड वेसल्स। ये ब्लड वेसल्स होती है। यहाँ से क्या होती है, इसके अंदर ऑक्सीजन आती है, ये ऑक्सीजन यहाँ से चली जाती है, किसमें, ब्लड वेसल्स में चली जाती है। और ब्लड वेसल्स से क्या होती है, CO2 जो होती है वो इसमें उपस्थित होती है। ये यहाँ पे CO2 आती है और यहाँ से फिर ये बाहर जाती है। इस प्रकार से है वायु कुपिका कार्य करती है। एक बार दोबारा से देख लेते हैं कि कौन से भाग से अंदर प्रवेश करती है। तो सबसे पहले क्या होती है, वायु जो होती है नासा द्वार के माध्यम से अंदर प्रवेश करती है, फिर नासा गुहा में आती है और नासा गुहा से फिर जाती है फेरिंग्स यानी कि गर्सनी में जाती है। और गर्सनी से वायु कहाँ जाती है, गर्सनी से चली जाती है, जो ऑक्सीजन होती है वो प्रवेश करती है लेरिंग्स में यानी कि कंठ के अंदर, लेरिंग्स में प्रवेश करती है और लेरिंग्स से जाती है ट्रेकिया में यानी कि श्वास नली में प्रवेश करती है और श्वास नली से जाती है प्राथमिक श्वसनी में और प्राथमिक श्वसनी से फिर आगे प्रवेश करती है द्वितीयक श्वसनी में और द्वितीयक श्वसनी से आगे फिर तृतीयक श्वसनी में प्रवेश करती है और तृतीयक श्वसनी के बाद में जो प्रारंभिक श्वसनिकाएं हैं उसमें प्रवेश करती है। प्रारंभिक श्वसनिकाओं से फिर प्रवेश करती है अंतस्थ श्वसनिकाओं में। अंतस्थ श्वसनिकाओं में प्रवेश करती है। अंतस्थ श्वसनिकाओं से फिर ये जाती है जो वायु कुपिका वाहिनी, वायु कुपिका वाहिनी में प्रवेश करती है और वायु कुपिका वाहिनी से फिर किस में चली जाती है, जो वायु कुपिका होती है, वायु कोश होते हैं या वायु कुपिका होती है उसमें चली जाती है। यहां तक वायु प्रवेश करती है, यहां से चला जाता है फिर ब्लड वेसल्स में, यानी कि वायु नासा द्वार के माध्यम से प्रवेश करती है, फिर नासा गुहा में, फिर गर्सनी में आती है, गर्सनी से लेरिंग्स में, लेरिंग्स से श्वास नली में, श्वास नली से प्राथमिक श्वसनी में, फिर प्राथमिक से द्वितीयक, फिर तृतीयक और फिर जाती है प्रारंभिक श्वसनिकाओं में, फिर अंतस्थ श्वसनिकाओं में, फिर वायु कुपिका वाहिनी में, फिर वायु कुपिका में या एल्वियोलाई में और यहाँ से फिर ब्लड वेसल्स में चली जाती है। ब्लड वेसल्स के द्वारा फिर जो उत्तक या जो कोशिकाएं उनमें चली जाती है। जब CO2 बनती है तो वो किस प्रकार से होती है, ये मार्ग क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो ब्लड वेसल्स में आती है CO2, ब्लड वेसल से वायु कुपिका में, वायु कुपिका से वायु कुपिका वाहिनी में, फिर अंतस्थ श्वसनिकाओं में, फिर प्रारंभिक श्वसनिकाओं में, फिर तृतीयक श्वसनी, फिर द्वितीयक और फिर प्राथमिक, फिर श्वास नली, लेरिंग्स, गर्सनी, नासा गुहा और नासा द्वार के माध्यम से फिर वातावरण में चली जाती है। जो आपकी नेक्स्ट जो फेफड़े के अंदर संरचना पाई जाती है, किस प्रकार से उनका विभाजन होता है वो संरचना देख लेते हैं, क्योंकि वो आपके बुक में भी दे रखी है। जो 12th क्लास की बायोलॉजी की बुक है राजस्थान बोर्ड की, उसमें दे रखी है।
ये मान लीजिए आपकी क्या होगी, ट्रेकिया हो गई। इसमें हम क्या करते हैं, एक ही जो प्राथमिक श्वसन इकाई है उसको लेकर के चलते हैं। ये क्या हो जाएगी, प्राथमिक श्वसनी, ये प्राथमिक श्वसनी होगी। ये आगे फिर जाकर के क्या होती है, दो भागों में बट जाती है। ये फिर क्या हो जाएगी, द्वितीयक श्वसनी, द्वितीयक श्वसनी होगी। ये फिर आगे जाकर के फिर से दो भागों में बट जाती है, इसे कहते हैं तृतीयक श्वसनी। और ये आगे जाकर के फिर से क्या होती है, दो भागों में बट जाती है। और इसे हम क्या कहते हैं, इसे कहते हैं प्रारंभिक श्वसनिकाय। और फिर से ये क्या होता है, आगे दो भागों में बट जाती है। ये हम एक का ही अध्ययन कर लेते हैं, सभी की एक जैसी होती है इस प्रकार से। और इसे कहते हैं अंतस्थ श्वसनिकाय, अंतस्थ श्वसनिकाय। और इसके बाद में क्या होता है, ये फिर से अलग अलग भागों में बट जाती है और इन्हें हम कहते हैं एल्वियोलर डक्ट या वायु कुपिका वाहिनी, वायु कुपिका वाहिनी इसे कहते हैं। और ये आगे अलग अलग भागों में बट करके क्या करती हैं, आगे फिर एक गुब्बारेनुमा संरचना में टूट जाती हैं। इस प्रकार से उपस्थित होती है, ये वायु कुपिका कहलाती है। और वायु कुपिकाएं क्या होती हैं, जो कोशिकाएं होती हैं, जो ब्लड वेसल्स होती हैं, उनको ऑक्सीजन यानी कि गैसों के आदान प्रदान का कार्य करती है। ये इसके ऊपर पूरे पे क्या होते हैं, जो छल्ले होते हैं सी आकार के कार्टिलेज के बने हुए, ये पाए जाते हैं। ये क्या होते हैं, प्रारंभिक श्वसनी तक ही पाए जाते हैं। इस प्रकार की संरचना होती है। प्रत्येक जो शाखा बढ़ती है उसमें एंडिंग जो होती है वो ये इसी प्रकार से होती है। और यहाँ पर क्या होती है, ब्लड वेसल्स उपस्थित होती हैं। अब एक बार हम श्वसन तंत्र की ये आपके हो गए फेफड़े। इसके चारों ओर ये जो आवरण होता है ये कौन सा होता है, इस आवरण को कहते हैं हम विसरल प्लूरा, विसरल प्लूरा कहते हैं। इसके बाद में क्या होता है, इसके चारों ओर एक आवरण और होता है जो कि वक्ष गुहा को चारों ओर से घेरे रहता है। इसके मध्य में क्या होता है, इसे तो हम क्या कहते हैं, बाहर वाले को इसलिए कि इसे कहते हैं पैराइटल प्लूरा, इसे पैराइटल प्लूरा कहते हैं। और दिन दोनों के मध्य क्या होता है, एक तरल पदार्थ भरा रहता है। इस तरल पदार्थ को कहते हैं प्लूरल फ्लूइड, प्लूरल फ्लूइड या फुफ्फुसीय द्रव भी कहा जाता है। यानी कि सबसे जो फेफड़े होते हैं इसकी जो चारों ओर आवरण होता है इसे क्या कहते हैं हम, प्लूरल विसरल प्लूरा कहते हैं। और इसके चारों ओर क्या होता है, एक आवरण और होता है जो कि वक्ष गुहा को घेरा रहता है, इसे पैराइटल प्लूरा कहते हैं। इनके मध्य में द्रव बना रहता है जिससे हम फुफ्फुसीय द्रव या प्लूरल फ्लूइड कहते हैं। सामान्यतः बात करें तो इसमें क्या होती है, वायु नॉर्मली प्रवेश नहीं करती है। अगर किसी कारण अगर इसमें वायु प्रवेश भी कर जाती है तो क्या हो जाते हैं, ये आपस में चिपक जाते हैं और फिर हमारा जो फेफड़े होते हैं ये कार्य करना बंद कर देते हैं। इस प्रकार से आज के वीडियो में हमने जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसका इंट्रोडक्शन पार्ट देखा है, जिसमें श्वसन क्यों जरूरी है और इसके अलावा है श्वसन तंत्र की आंतरिक संरचना कैसी होती है, इन सभी के विषय में आज के वीडियो में देखा है। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। यदि अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।